793 BCE में इंग्लैंड के लिंड्सफार्न आइलैंड पर बहुत सी अजीब शिप्स डॉक करती हैं। लोग इकट्ठे होकर देख ही रहे होते हैं कि इतने में इन शिप्स से बहुत सारे लोग निकलते हैं जिनके हाथों में तलवारें और एक्सेस होते हैं। ये लोग भागते हैं एक मोनेस्ट्री की तरफ और जो कोई भी इनके रास्ते में आता है ये उनको मार देते हैं। मोनेस्ट्री से सारा सोना और वैल्यूएबल चीज़ें लेने के बाद ये लोग वापस अपनी शिप्स की तरफ भागते हैं और देखते ही देखते समंदर में गायब हो जाते हैं। ये लोग एक आंधी की तरह आए और सब कुछ लूटकर गायब हो गए। देखते ही देखते ये खबर पूरे इंग्लैंड में फैल गई। न्यूज़ आर्टिकल्स इस बारे में लिखने लगे और देखते ही देखते पूरे इंग्लैंड में एक खौफ फैल गया। लेकिन ये थी इंग्लैंड में वाइकिंग्स की पहली रेड। आखिर कौन थे ये वाइकिंग्स और ये कहाँ से आए थे? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। मेरा नाम है शायान अजीज और आज की वीडियो का टॉपिक है वाइकिंग्स, मैन ऑफ द नॉर्थ। हमारी कहानी का स्टार्ट होता है स्कैंडिनेविया से, जहां 10,000 BCE में लास्ट आइस एज ख़त्म होती है और स्कैंडिनेविया आहिस्ता आहिस्ता हैबिटेबल बनता है। स्कैंडिनेविया के हैबिटेबल होने के कुछ अरसे के बाद अराउंड 2000 BCE में कुछ जर्मैनिक ट्राइब्स यहां पर आकर सेटल होते हैं। ये ट्राइब्स वहां पर रहना स्टार्ट होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता इनकी पॉपुलेशन बढ़ने लगती है। जियोग्राफिकली ये लोग बाकी की यूरोप से काफ़ी आइसोलेटेड होते हैं क्योंकि इनके आसपास पहाड़ और समंदर थे। आइसोलेटेड होने की वजह से इनकी लैंग्वेज, कल्चर और ट्रेडिशंस काफ़ी डिफरेंट थे बाकी की यूरोप से। अगर हम स्कैंडिनेविया में रहने वाले लोगों की बात करें तो ये लोग इंडिपेंडेंट ट्राइब्स और क्लैंस में रहा करते थे। हर क्लैन का एक डिफरेंट चीफ होता था जिसको चीफटेन कहा जाता था। आम लोगों को फ्रीमैन कहा जाता था जो कि ज़्यादातर फार्मर्स होते थे, और उनका चीफ जब उनको दूसरे क्लैन से लड़ने के लिए बुलाता था तो वो वॉरियर्स भी बन जाते थे। हर ट्राइब में एक ऐसी जगह होती थी जहाँ पर लोग मिलकर लॉज बनाते थे और ये डिसाइड करते थे कि क्लैन का अगला चीफ कौन होगा। अगर हम इनके रिलीजन की बात करें तो ये लोग पॉलीथेस्टिक थे, यानी एक से ज़्यादा गॉड्स में बिलीव रखते थे। मेनली ये लोग ओडिन को फॉलो करते थे और इनका ये भी मानना था कि नेचर में डिफरेंट चीज़ों के डिफरेंट गॉड्स होते हैं, जैसे कि थॉर जिसको गॉड ऑफ रेन एंड क्रॉप्स कहा जाता है, ओडिन को गॉड ऑफ वॉर, विजडम एंड डेथ भी कहा जाता है। इनका मानना था कि ये पूरी यूनिवर्स एक ऐश ट्री है जिसको यग्द्रासिल कहा जाता है। इस ट्री के जो रूट्स और बुशेस हैं उन्होंने 9 डिफरेंट वर्ल्ड्स को होल्ड किया हुआ है। इनका मानना था कि इस ट्री के टॉप पर एसगार्ड है जो कि एक हेवन लाइक जगह है, और इस ट्री के बॉटम पर हेल है जो कि एक एम्प्टी वॉइड है, और इस ट्री के मिड में मिडगार्ड है जहाँ पर हम ह्यूमंस रहते हैं। ये लोग एक वॉरियर कल्चर को फॉलो करते थे और इनका मानना था कि जो कोई इंसान भी बैटल के दौरान मर जाता है वो एसगार्ड में एक जगह पर जाता है जिसको कहा जाता है वेलहाला। इनके मुताबिक वेलहाला एक ऐसी जगह है जहाँ पर दिन पर ये फाइट्स करेंगे और रात में बहुत बड़ी फीस्ट हुआ करेंगी। वेलहाला में ये लोग इसलिए जाएंगे ताकि वो रैग्नारोक के लिए तैयारी कर सकें, जो कि एक फाइनल बैटल है इनके मुताबिक। ये बैटल तब होगा जब दुनिया ख़त्म होने वाली होगी और कुछ मॉन्स्टर्स या क्रीचर्स एसगार्ड पर हमला कर देंगे। इनके मुताबिक ओडिन और बाकी के गॉड्स और जो वॉरियर्स हैं वेलहाला में वो मिलकर इन क्रीचर्स के साथ बैटल करेंगे। इनके मुताबिक इस बैटल के बाद बहुत से गॉड्स मर जाएंगे और दुनिया जल जाएगी, और इस दुनिया के जलने के बाद जौन सी राख बच जाएगी उस राख से एक नई दुनिया राइज होगी। ये लोग बड़ी पाबंदी के साथ अपने रिलीजन को फॉलो किया करते थे और रोज़ ट्रेनिंग भी करते थे उस फाइनल बैटल के लिए। अगर हम स्कैंडिनेविया के क्लाइमेट की बात करें तो ये एक ठंडा इलाका था जहाँ पर सर्दियाँ काफ़ी लंबी हुआ करती थीं और गर्मियाँ 2 से 3 महीने की होती थीं। सर्दियों में टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता था और गर्मियों में एवरेज टेम्परेचर 15 से 20 सेल्सियस होता था। स्कैंडिनेविया चूँकि यूरोप के नॉर्थ में था इसलिए यहाँ पर रहने वाले लोगों को नॉर्समैन भी कहा जाता है। अगर हम इनके फूड सोर्स की बात करें तो इनकी डाइट में मोस्टली फ़िश, लाइव स्टॉक और कुछ क्रॉप्स होती थी। स्कैंडिनेविया में फार्मेबल लैंड सिर्फ 3 से 7% तक होती थी, जिसकी वजह से ये लोग सिर्फ कुछ गिनी चुनी क्रॉप्स ही उगाया करते थे। ग्रेन्स में ये लोग बार्ली, राय और ओट्स उगाया करते थे। बार्ली का ये लोग मेनली यूज़ किया करते थे फ्लैट ब्रेड, पोरिज और बियर बनाने के लिए। अगर हम वेजिटेबल्स की बात करें तो वेजिटेबल्स में ये लोग कैबेज, टर्निप्स और अनियंस उगाया करते थे। इसके अलावा ये लोग फ्लैक्स और हेम्प भी उगाते थे जिससे ये अपने कपड़े और रोब्स वगैरह बनाया करते थे। ये सब चीज़ें इस हार्श इन्वायरमेंट में आसानी से ग्रो हो जाती थी और इनसे उनको एसेंशियल विटामिन्स भी मिल जाते थे। ये लोग ये सब खाकर सरवाइव किया करते थे और इनकी ज़िंदगी अच्छी गुजर रही थी और पॉपुलेशन भी ग्रो हो रही थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जिससे इनकी लाइफ की पूरी ट्रेजेक्टरी चेंज हो जाती है।
दरअसल 536 BCE में कुछ वोल्केनोज इरप्ट होते हैं जिसकी वजह से मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ ऐश आसमान पर फैल जाती है और एक बड़ा बादल बन जाता है। इस बादल ने 18 महीनों के लिए इस जगह पर सनलाइट को ब्लॉक कर दिया था। सनलाइट के ब्लॉक होने की वजह से यहाँ पर टेम्परेचर्स बहुत ही तेज़ी से गिरने लगते हैं, जिसकी वजह से सर्दियाँ काफ़ी लंबी हो जाती हैं और जिन महीनों में ये लोग क्रॉप्स उगाया करते थे वो महीने भी काफ़ी ठंडे हो जाते हैं। ठंड इतनी ज़्यादा हो गई थी कि लोगों के लाइव स्टॉक्स मरने लगे और सारी क्रॉप्स भी तबाह हो गई, जिसकी वजह से स्कैंडिनेविया में भूखमरी फैल गई, जिसकी वजह से स्कैंडिनेविया की 50% पॉपुलेशन भूख से मर गई। इन वोल्केनिक इरप्शंस ने क्लाइमेट को इतना ज़्यादा इफेक्ट किया कि एक मिनी आइस एज स्टार्ट हो गई जिसको कहा जाता है कोल्ड फ्लो, और ये आइस एज 120 सालों तक रहने वाली थी। इस टाइम के दौरान जो लोग जिंदा बच गए थे उन्होंने स्टारवेशन से बचने के लिए इनलैंड फार्मिंग को छोड़ा और वो कोस्ट की तरफ माइग्रेट कर गए ताकि वो मछलियाँ पकड़कर सरवाइव कर लें। उस टाइम पर हालात इतने ज़्यादा ख़राब थे कि हिस्टोरियंस का मानना है कि ये वर्स्ट टाइम था टू बी अलाइव इन ह्यूमन हिस्ट्री। मछलियाँ पकड़ने के लिए इनको बोट्स की ज़रूरत थी, तो इन्होंने ओक ट्री से बोट्स बनाना स्टार्ट कर दी जिनको फेरिंग कहा जाता है। बोट्स बनाने के बाद इन्होंने मछलियाँ पकड़नी स्टार्ट कर दी और ये मछलियों को ना सिर्फ पकड़कर खाते थे बल्कि उनको स्टोर भी किया करते थे। ये लोग मछलियों को कुछ इस तरह से स्टोर करते थे कि ये बहुत सारी मछलियाँ इकट्ठी कर कर घर से बाहर रख देते थे ठंड के अंदर, जिसकी वजह से ये मछलियाँ ड्राई हो जाती थी और स्टॉक फिश बन जाती थी, यानी ये ख़राब भी नहीं थी होती और कई सालों तक इनको कंज्यूम भी किया जा सकता था। मछलियाँ खाने से इनको प्रोटीन तो मिल रही थी लेकिन इनकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स और बाकी के न्यूट्रिएंट्स की कमी थी, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करना काफ़ी मुश्किल था। फाइनली 660 BCE में कोल्ड फ्लो ख़त्म होता है और ये लोग दोबारा से क्रॉप्स ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगती है। अर्ली 700 BCE में इनकी पॉपुलेशन इतनी तेज़ी से ग्रो करती है कि ये जो क्रॉप्स उगाते थे और जो फिश पकड़ते थे उन पर गुजारा करना काफ़ी मुश्किल हो गया। अब चूंकि कोल्ड फ्लो की वजह से ये लोग बोट्स बनाने में माहिर हो गए थे, तो इन्होंने डिसाइड किया कि अपने खाने की प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए ये लोग ट्रेडिंग करेंगे। अब चूंकि ट्रेडिंग करने के लिए इनको सी को क्रॉस करना पड़ना था, इस वजह से इन्होंने बड़ी और मजबूत बोट्स बनाना स्टार्ट कर दी जिनको नार कहा जाता है। शुरू में इन्होंने स्कैंडिनेविया में ही मुख्तलिफ ट्राइब्स और क्लैंस से ट्रेड करना स्टार्ट किया। ये लोग ड्राइड फिश, आयरन और वूल को ट्रेड किया करते थे ग्रेन्स, गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स के लिए। लोकली ट्रेड करने की वजह से इनको काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया था समंदर में शिप्स चलाने का, जिसकी वजह से इन्होंने ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ के लिए साउथ और ईस्ट में जाना शुरू कर दिया। ये लोग डोरस्टैंड यानी कि मॉडर्न डे नीदरलैंड से लेकर कॉन्स्टेंटिनोपल यानी कि मॉडर्न डे इस्तांबुल तक ट्रेड किया करते थे। अब ये समंदर के ज़रिए ट्रेडिंग करने में इतने ज़्यादा एक्सपर्ट हो गए थे कि इन्होंने इरादा किया कि अब वो नॉर्थ सी को फेस कर कर इंग्लैंड में जाकर ट्रेड करेंगे। बस फिर ये निकल पड़े और नॉर्थ सी को क्रॉस कर कर पहुँचे इंग्लैंड में। इंग्लैंड पहुँचने के बाद उनको ऐसा लगा कि वो एक नई दुनिया में आ गए हैं, क्योंकि यहाँ के लोग काफ़ी डिफरेंट थे, क्लाइमेट भी काफ़ी अच्छा था और लैंड भी बहुत ज़्यादा फर्टाइल थी। जिस चीज़ ने इनको सबसे ज़्यादा शॉक किया वो थी कोस्ट पर मौजूद क्रिश्चियन मोनेस्ट्रीज। इन्होंने देखा कि ये मोनेस्ट्रीज सिल्वर और सोने से भरी हुई हैं और इनको प्रोटेक्ट करने वाला भी कोई नहीं है। जब ये स्कैंडिनेवियन ट्रेडर्स वापस स्कैंडिनेविया में गए और अपने चीफ्स को जाकर बताया कि इंग्लैंड में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा सोना बिल्कुल ही अनप्रोटेक्टेड पड़ा हुआ है, तो इन लोगों के दिल में लालच आ गया और इन्होंने सोचा कि अगर अपनी सारी ज़िंदगी भी ये ट्रेडिंग में गुजार दें तो इतना ज़्यादा सोना इकट्ठा नहीं कर सकते। बस फिर इनके चीफ्स ने प्लान बनाया कि हम लोग इंग्लैंड जाएंगे और ये सारा सोना लूट कर अपने साथ ले आएंगे। इन चीफ्स ने सोल्जर्स को इकट्ठा करना स्टार्ट किया, नई वॉरशिप्स बनाई और निकल पड़े इंग्लैंड को लूटने। इन शिप्स पर इन्होंने एक्सिस, स्पीयर्स और लोहे की तलवारें रखी और 793 BCE में पहुंचे लिंड्सफॉर्न आइलैंड पर। आइलैंड पर पहुंचने के बाद ये लोग भागते हैं मोनेस्ट्री की तरफ। इनके हाथ में हथियार होते हैं और इनके रास्ते में जो कोई भी आता है ये उनको मार देते हैं। मोनेस्ट्री से सारी चीज़ें उठाने के बाद ये लोग भाग जाते हैं शिप्स पर वापस स्कैंडिनेविया। ये था वो टाइम जब ये स्कैंडिनेवियन ट्रेडर्स बने वाइकिंग्स और स्टार्ट हुई द एज ऑफ वाइकिंग्स। जैसे ही ये लोग इंग्लैंड को लूट कर वापस स्कैंडिनेविया आए और बाकी के लोगों ने और चीफ्स ने देखा कि ये लोग इतना ज़्यादा सोना अपने साथ लेकर आए हैं, तो बहुत ही बड़ी पॉपुलेशन ने वाइकिंग्स बनना स्टार्ट कर दिया।
यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि वाइकिंग्स कोई कल्चर या कोई स्पेसिफिक ग्रुप नहीं था, बल्कि ये एक जॉब थी। यानी कि जो कोई भी बंदा वाइकिंग बनता था, उसका ये काम होता था कि वो दूसरे लोगों को जाकर लूटे और वहाँ से वैल्यूबल चीज़ें लेकर वापस स्कैंडिनेविया आए। और हर आम इंसान ये जॉब ज्वाइन कर सकता था, यानी कि वाइकिंग बन सकता था। ज़्यादातर नौजवान लोग ही वाइकिंग्स बना करते थे, क्योंकि लूट मार कर कर अमीर होना रिलेटिवली आसान था। अपनी पहली रेड सक्सेसफुल होने के बाद 794 से 845 BCE तक इन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर रेड्स की, जिनमें ज़्यादातर रेड्स इन्होंने इंग्लैंड, फ्रांस और आयरलैंड में जाकर की। चूँकि ये लोग वॉरियर कल्चर को फॉलो करते थे, तो इनका सामना करना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल था। लोगों के मुताबिक ये लोग एक आंधी की तरह आते थे और जो कोई भी इनके रास्ते में आता था, ये इनको मार देते थे। इनकी रेड करने का तरीका कुछ इस तरह से था कि ये किसी भी नॉर्मल दिन में शिप्स के जरिए आया करते थे और लूट मार करते थे। जब इनकी लूट मार पूरी हो जाती थी, तो ये उस जगह को आग लगा देते थे और जो कोई भी इनको रोकने की कोशिश करता, ये या तो उसको मार देते थे या अपने साथ स्लेव बनाकर स्कैंडिनेविया ले जाते थे। ये इतने ज़्यादा अनस्टॉपेबल थे, इस बात का अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगाएं कि 845 BCE में एक फ्रेंच किंग चार्ल्स द बोल्ड ने इनको 7000 पाउंड्स ऑफ सिल्वर दिया, सिर्फ इसलिए कि ये उसके किंगडम पर अटैक ना करें। अब ये एक किस्म के माफियाज या लुटेरे बन गए थे, और जो कोई किंग भी इनको पैसे नहीं था देता, ये उसकी किंगडम पर जाकर अटैक करते थे और वहाँ से सारा कुछ लूट कर भाग जाते थे। ये लोग ज़्यादातर मोनेस्ट्रीज पर अटैक किया करते थे। अब चूँकि मोनेस्ट्रीज को लोग होली प्लेस कंसिडर करते थे, इस वजह से इनको बारबेरियंस और सैवेजेस भी कहा जाता था। इनकी रेड्स का पैटर्न कुछ इस तरह से था कि ये लोग समर्स में अटैक किया करते थे और विंटर्स स्कैंडिनेविया में जाकर गुजारा करते थे। 2 से 3 महीने रेड्स करना और फिर स्कैंडिनेविया में वापस जाना काफ़ी इम्प्रैक्टिकल था, और बोट्स में ये लोग बहुत ज़्यादा सामान भी अपने साथ नहीं थे लेकर जा सकते। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना लूट मार की बजाय हम लैंड पर कब्जा करना स्टार्ट कर दें। बस फिर चीफ्स ने सोल्जर्स को इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया और नई शिप्स भी बनाई, और वो निकल पड़े 865 BCE में इंग्लैंड को कॉन्कर करने के लिए। इन्होंने इंग्लैंड को इसलिए चूज़ किया क्योंकि वो एक काफ़ी अमीर कंट्री थी और काफ़ी अनप्रोटेक्टेड भी। इनको पता था कि वहाँ पर किंगडम्स की आपस में लड़ाइयाँ चल रही हैं, जिसकी वजह से लैंड को कॉन्कर करना काफ़ी ईजी है। कुछ लोगों के मुताबिक वाइकिंग्स ने इंग्लैंड को पर्सनल रीजंस की वजह से भी चूज किया कॉन्कर करने के लिए। दरअसल एक फेमस वाइकिंग चीफ रैग्नर लोथब्रोक को किसी इंग्लैंड के किंग ने कैप्चर कर मार दिया था, जिसकी मौत का बदला लेने के लिए उस चीफ के बच्चों ने हीथन आर्मी को इकट्ठा किया था, जो कि 865 में जा रही थी इंग्लैंड को कॉन्कर करने। ये आर्मी सबसे पहले पहुंचती है साउथ ईस्टर्न इंग्लैंड में। वाइकिंग्स की इतनी बड़ी आर्मी आता देख वहाँ का किंग डर जाता है और इनके साथ पीस कर लेता है। पीस कुछ इस तरह से होता है कि ये किंग वाइकिंग्स को हॉर्सेस देता है, जिसके बदले में वो लोग इसकी जान बख्श देते हैं। साउथ ईस्ट पर पहुंचने के बाद और वहाँ पर कब्जा करने के बाद ये लोग 1 साल तक तैयारी करते हैं और 866 BCE में जाते हैं नॉर्थ इंग्लैंड की तरफ और वहाँ की यॉर्क सिटी को कॉन्कर कर लेते हैं। यॉर्क उस टाइम की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिटी थी, जिसको ये लोग कॉन्कर कर लेते हैं और उसको अपनी कैपिटल सिटी बना लेते हैं और उसका नाम रखते हैं जॉर्विक। जब बाकी के किंग्स को पता चलता है कि वाइकिंग्स ने यॉर्क सिटी को कॉन्कर कर लिया है, तो वो काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं। इस सिटी को वापस लेने के लिए 2 इंग्लिश किंग 867 BCE में इकट्ठे वाइकिंग्स के ऊपर हमला कर देते हैं। इनकी वॉर होती है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि दोनों किंग्स मारे जाते हैं। जब वाइकिंग्स इन दोनों किंग्स को मार देते हैं, तो एक किस्म का खौफ फैल जाता है बाकी की किंगडम्स में कि यॉर्क सिटी को वापस लेना शायद से नामुमकिन है। यॉर्क सिटी पर कब्जा करने के 2 साल बाद यानी 869 BCE में वाइकिंग्स जाते हैं ईस्ट इंग्लैंड की तरफ। ईस्ट में जाने के बाद ये लोग उस टाइम के किंग एडमंड को ऑफर देते हैं कि वो वाइकिंग्स के रूल्स को एक्सेप्ट कर ले और सरेंडर कर दे। किंग एडमंड इनकार कर देता है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि वाइकिंग्स उसको कैप्चर कर लेते हैं। कैप्चर करने के बाद वाइकिंग्स उसको एक दरख्त के साथ बांधते हैं और उसको एरोज मारकर मार देते हैं। ये लोग इतने ज़्यादा पावरफुल और अनस्टॉपेबल हो गए थे कि जो कोई किंग भी इनका नाम सुनता था, वो नाम सुनते ही सरेंडर कर लेता था। लेकिन 870 BCE में इनको पहली बार रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा। हुआ ये कि जब ये सदर्न इंग्लैंड के वेक्सस किंगडम पर अटैक करने गए, तो इनका सामना एक यंग किंग से हुआ।
जिसको किंग एल्फर्ड कहा जाता था। एल्फर्ड ने सरेंडर करने से इनकार कर दिया और वाइकिंग्स को मैदान में अच्छी खासी टक्कर दी। काफ़ी कोशिश करने के बावजूद भी वाइकिंग्स इसको हरा नहीं सकते और इसके साथ एक पीस एग्रीमेंट कर लेते हैं। इस पीस एग्रीमेंट के मुताबिक नॉर्थ और ईस्ट का इंग्लैंड बनेगा ड्यून लॉ, जो कि वाइकिंग्स की टेरिटरी होगी, और साउथ का एरिया किंग एल्फर्ड का होगा। ये दोनों इस चीज़ पर एग्री हो जाते हैं और इंग्लैंड दो हिस्सों में टूट जाता है। वाइकिंग्स ने एक लंबे अरसे तक इंग्लैंड पर राज किया, लेकिन फिर 954 BCE में इंग्लिश किंग एडवर्ड ने वाइकिंग्स के किंग को धोखे से मार दिया और यॉर्क पर दोबारा से कब्जा कर लिया। यॉर्क पर कब्जा होने के बाद वाइकिंग्स का होल्ड इंग्लैंड पर कम होना स्टार्ट हो गया और ड्यून लॉ भी इफेक्टिवली ख़त्म होने लगा, और यहाँ से स्टार्ट हुआ वाइकिंग्स का डाउनफॉल। यॉर्क पर कब्जे के बाद दूसरे वाइकिंग्स के इलाकों पर भी इंग्लिश किंग्स ने कब्जा करना स्टार्ट कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता वाइकिंग्स का कल्चर और ट्रेडिशंस ख़त्म होने लगे। इंग्लैंड में जो वाइकिंग्स बच गए थे उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट कर लिया, और अगर हम स्कैंडिनेविया की बात करें तो वहाँ पर भी 900 BCE से ऑनवर्ड्स क्रिश्चियनिटी फैलने लगी और नॉर्स मिथोलॉजी स्लोली रिप्लेस हुई क्रिश्चियन बिलीफ से। स्कैंडिनेवियन किंगडम्स भी स्लोली चेंज होने लगी नॉर्मल क्रिश्चियन किंगडम्स में, और फाइनली 1066 BCE में स्टैमफोर्ड ब्रिज पर वाइकिंग्स के लास्ट ग्रेट वॉरियर कैरल्ट की डेथ के साथ वाइकिंग्स एज भी ख़त्म हो जाती है। इसके बाद जो छोटी पॉपुलेशन इन वाइकिंग्स की बची थी वो भी आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ साथ कन्वर्ट हो जाती है और ये कल्चर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। ये थी वाइकिंग्स की हिस्ट्री कि कैसे कुछ स्कैंडिनेवियन लोग फिशरमैन से वाइकिंग्स बन गए। वीडियो ख़त्म करने से पहले कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता हूँ वाइकिंग्स के बारे में। हिस्टोरियंस के मुताबिक कोलंबस से 500 साल पहले ही वाइकिंग्स नॉर्थ अमेरिका में पहुँच चुके थे। वाइकिंग्स के बारे में एक बहुत ही मशहूर मिसकंसेप्शन है कि ये लोग काफ़ी अनहाइजेनिक और गंदे हुआ करते थे, जो कि बिल्कुल ही गलत है। ये लोग काफ़ी हाइजेनिक हुआ करते थे और हर सैटरडे इनका बर्थडे हुआ करता था, और वर्ड सैटरडे भी ओल्ड नॉर्स से आता है जिसका मतलब ही वॉशिंग डे होता है। कॉमन इंग्लिश के वर्ड्स जैसे कि एग, नाइफ्स और हस्बैंड भी ओल्ड नॉर्स के वर्ड से आते हैं जिनको ये लोग यूज़ किया करते थे। वर्ड थर्सडे भी ओल्ड नॉर्स से आता है जिसका मतलब है थॉर्स डे, यानी कि गॉड थोर का दिन, और वर्ड वेंसडे भी वाइकिंग से आता है जिसको ये वुडेंस डे कहते थे। वुडेंस ओडिन का ही एक नाम था। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और इससे कुछ सीखने को भी मिला होगा। इफ़ यस देन डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। टेक केयर एंड थैंक यू।